अब है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी संख्याएं दी हैं उनका हमें एचसीएफ भी निकालना है और उनका एलसीएम भी निकालना है। तो इसके लिए विधि वही होगी हमारी जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में पढ़ी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1। तो 12 के तो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 का भाग लगेगा 5 बार और 5 का भाग लगेगा 1 बार। तो 15 के आ गए हैं 3 और 5। इसी तरह 21 के कर लेंगे। 21 के इसमें 3 का भाग लगेगा 7 बार और 7 का भाग लगेगा 1 बार। तो 21 का आ गया 3 गुणा 7। अब इसमें एलसीएम निकालेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3। ठीक है। अब इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। पहले एचसीएफ, तीनों में जो भी कॉमन आ रहा है वही उसकी छोटी घात एचसीएफ होती है। तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? देखिए, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 कॉमन आ रहा है। सबसे छोटी घात 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, मतलब 3 की घात 1। इसमें 5 है, इनमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इनमें 7 नहीं है। तो कॉमन सिर्फ 3 ही आ रहा है, उसमें भी छोटी घात है 3 की घात 1। तो इसका एचसीएफ होएगा 3। फिर है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि बड़ी घात अगर जो भी टर्म कॉमन है, जो भी पद, जो भी संख्या इसमें से कॉमन आ रही है उसकी तो बड़ी घात लेनी है और जो बाकी जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो भी इसमें लिखनी है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है? देखिए, पहले तो 3 है, बड़ी घात भी एक ही है इसमें, तो 3 लिख देंगे। फिर इंटू बचा हुआ क्या क्या है आप देख लो। और कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब देखो, इसमें तो 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 इसमें लिख देंगे। फिर 5 है इसमें और इसमें 7 भी है। और इसको अब हल कर लेंगे। 3 ये हो गया 4, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 को 5 से किया तो 60 आ गए, और 60 को 7 से करेंगे तो 420। तो इसका जो एचसीएफ है वो तो 3 हो गया और इसका एलसीएम है 420 हो गया। एक सवाल मैं और बता देता हूँ, इसमें कोई बड़ा सवाल हो तो ये वाला रहा, 40, 36 और 126। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। ये सवाल होते ही आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा थोड़ा। 40, 36 और 126। पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग दिया तो 20 बार गया, 2 का भाग इसमें 20 में दिया तो 10 बार गया, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार गया, और 5 का भाग 5 में दिया तो 1 बार गया। तो 40 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो हो गए 2 की घात 2, यहाँ पर देखो 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3 हो जाएगी, और गुणा 5 ये वाला। अब है 36 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 18 बार, 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार, और 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें 9 में 3 बार, और फिर से 3 में 3 का भाग लगेगा तो 1 बार। तो यहाँ पर 36 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 की घात 2 और 3 की भी घात 2। फिर है 126, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 63 बार जाएगा। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 21 बार जाएगा। फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा। फिर 7 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो 126 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 और 3 की घात 2 और 7। अब इसका एचसीएफ, मतलब सब में जो भी कॉमन आ रहा है उसकी छोटी घात लेनी है। देखो 2 2 2 सब में कॉमन आ रहा है 2, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इनमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ही कॉमन है। तो 2 तो आना ही है। 2 की भी छोटी घात किस में है? देखो, इसमें 1 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 3 घात है, तो छोटी वाली घात का आंसर आएगा। तो एचसीएफ बराबर 2 हो गया। अब इसमें एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है, पहले तो तीनों में से कॉमन देख लीजिए। तीनों में से कॉमन आ रहा है उसकी हम लेंगे बड़ी घात। तो इसमें 2 आ रहा है कॉमन, तीनों में है, उसकी बड़ी घात लेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगी, गुणा। अब किसी 2 में भी कॉमन है तो वो भी हम उसकी भी बड़ी घात ही लेंगे। तो इसमें देखो दोनों में 3 आ रहा है कॉमन, तो इसकी बड़ी घात कौन सी होगी? दोनों सेम घातें हैं तो ये वाली लेनी है। एक 5 बचा हुआ है और एक 7 बचा हुआ है, ये सारे लेना है। अब इनको जब हल करेंगे हम, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, इसका मतलब 9 होता है। इन सबको
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और 20। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से सारे जो बचे हुए सवाल हैं वो हम कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही समय और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कोई वृत्ताकार पार्क है या पथ है, तो यहाँ से रमन चक्कर काटेगा यहाँ से, तो एक राउंड उसको पूरा करने में लगते हैं 18 मिनट। और इसी स्थान से अनुप्रिया भी इसी स्थान से वापस यहाँ तक पहुँचने में अनुप्रिया को लगते हैं 12 मिनट। तो प्रश्न है कि दोनों अगर एक ही समय एक ही स्थान से एक ही दिशा में चक्कर लगाएं, दोनों वापस किस समय पर मिलेंगे। मतलब रमन और अनुप्रिया यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो देखिए अनुप्रिया है वो आगे रहेगी थोड़ा, क्योंकि अनुप्रिया का चक्कर 12 मिनट में हो रहा है। तो प्रश्न पूछा गया है कि कितने समय बाद में दोनों वापस से एक इसी स्थान पर आकर मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 18 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 9 3। तो 18 के तो आगे 2 गुणा 3 की घात 2। इसी तरह 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 6 बार 3 और 3 1। तो 12 के आ गए हैं 2 की घात 2 और 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने बताया था दोनों का कॉमन और बड़ी घात, ये भी कॉमन आ रहा है और ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी बड़ी घात तो होती है ये और इसकी बड़ी घात हो रही है ये। अब दोनों का गुणा कर लीजिए, ये तो 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 चौक 36। 36 मिनट के बाद में दोनों इसी स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए 36 मिनट में रमन है वो 2 राउंड पूरा कर लेगा, क्योंकि रमन को एक राउंड पूरा करने में लग रहे हैं 18 मिनट। 36 मिनट में 2 राउंड पूरा करके वो इसी स्थान पर आ जाएगा। इसी प्रकार अनुप्रिया है 12 मिनट में कर रही है, तो 36 मिनट में अनुप्रिया 3 राउंड पूरा कर लेगी और इसी स्थान पर आ जाएगी। तो दोनों 36 मिनट के बाद में इस स्थान पर आकर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 5। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 60, 84 और 108 प्रतिभागी हैं, छात्र हैं मतलब, और उन्हें बैठाना है और एक विषय के छात्र एक ही कमरे में बैठने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले तो एक कमरे में छात्रों की संख्या पता करेंगे, कितने छात्र एक रूम में बैठ जाएंगे और एक रूम में एक ही विषय के छात्र बैठने चाहिए। जैसे 60 है, अगर 60 को बराबर भागों में बांट दें, अपन 60 को बराबर भागों में बांट दें तो लगभग जैसे मान लीजिए 12 छात्र हैं वो एक रूम में बैठ जाएंगे, तो 60 के लिए हमें 5 रूम चाहिए होंगे, ठीक है ना। और 60 हैं वो हिंदी के हैं, तो 5 रूम में सिर्फ हिंदी के ही 12-12 लड़के बैठेंगे, ऐसे हमें बताना है। तो पहले 60, 84 और 108 का हम लोग मैसे पे लेंगे, जिससे हमें एक रूम में छात्रों की संख्या का मालूम चल जाएगा। तो पहले तो 60 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा 30 बार, 2 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 60 का हो गया 2 की घात 2 और 3 गुणा 5, 2 की घात 2 आ गया। फिर 84 का निकाल लेंगे ऐसे ही, 2 का भाग जाएगा तो 42 बार, 2 का भाग जाएगा 21 बार, 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये 60 का 84 का आ गया है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। फिर 108 का निकालेंगे, 108 2 का दिया तो 54 आ गया, 2 का दिया तो 27, 3 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 और 3 का भाग देंगे 1। तो 108 के आ गए हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 3। अब इसका
HCF निकालना है हमें पहले। तो HCF के लिए मैंने बताया था तीनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो, और जिसकी घात छोटी है वो वाली संख्या आती है। तो ये वाला हो गया और 3 हो गया इसमें कॉमन, ठीक है। 2 की छोटी घात 2 का घात 2 ही है, और 3 की छोटी घात 3 है। इसमें 3 घात है तो ये तो आएगा नहीं, इसमें 1 घात है, इसमें 1 घात है तो 1 घात ही आएगी। अब इसको हल कर लेंगे, 4 × 3 = 12। तो 12 अभी आंसर नहीं आया है। 12 का मतलब है कि एक रूम में 12 विद्यार्थी बैठेंगे। अब हमें कमरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले टोटल विद्यार्थी कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। कुल विद्यार्थी, कुल प्रतिभागी बराबर 60 + 84 + 108 बराबर, अब इनको जोड़ लीजिए, 12 15 1 2 252। 252 कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई उनको, और एक रूम में 12 विद्यार्थी बैठते हैं तो कमरों की संख्या निकालनी है। तो 12 का भाग 252 में दे दीजिएगा, आपके कमरों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 252 में 12 का भाग लगा दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 21। इस प्रकार जो भी कमरों की संख्या है वो 21 है। 21 कमरों में प्रत्येक रूम में 12-12 विद्यार्थी बैठेंगे, और प्रत्येक रूम में एक ही विषय के विद्यार्थी बैठ सकते हैं।